वैदिक एरा यूट्यूब चैनल के इस नए विस्तृत अध्ययन में सभी सुनने वालों का स्वागत है। बिल्कुल सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो विषय है ना, वो है JTET यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन, और साथ ही इसकी योग्यता और जो दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। हाँ, और ये कोई आम नोटिफिकेशन नहीं है। एकदम सही। आज के हमारे इस गहन अध्ययन का जो स्रोत है वो है झारखंड अधिविद्य परिषद, जिसे हम जैक रांची भी कहते हैं, उनके द्वारा 28 मार्च 2026 को जारी की गई आधिकारिक विज्ञप्ति। तो बस आज का हमारा मिशन यही है कि इस जटिल से दस्तावेज में से सबसे जरूरी चीजें जैसे नियम, फीस, आयु सीमा की छूट, ये सब बाहर निकाली जाएं, ताकि जो भी सुनने वाले इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक एक नियम शीशे की तरह साफ हो जाए। और देखिए, मेरी नज़र में तो ये सिर्फ एक सामान्य परीक्षा का फॉर्म है ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? असल में पिछली परीक्षा हुई थी 2016 में। हाँ। और अब हो रही है 2026 में। हाँ। तो ये जो 10 साल का लंबा अंतराल है ना, इसने इस नोटिफिकेशन को बहुत ही अनूठा और एक तरह से ऐतिहासिक बना दिया है। सही बात है। 10 साल का इंतजार, एक पूरा दशक निकल गया। तो चलिए इसी बात से जुड़ते हुए अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। फॉर्म भरने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर दरवाजा खुला किन के लिए है, मतलब कौन कौन इसके लिए योग्य है। हाँ, ये सबसे पहली सीढ़ी है। तो स्रोत के अनुसार सबसे बुनियादी बात यह है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो और किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे दोषी सिद्ध न किया गया हो, और जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो 26 मार्च 2026 की अधिसूचना संख्या 487 के अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें आरक्षण का भी एक अहम हिस्सा है, जैसे SC ST, कमजोर जनजातीय समूह जिन्हें PVGT कहा जाता है, और पिछड़ा वर्ग 1 और 2, इसके अलावा दिव्यांग उम्मीदवारों को। हाँ, इन्हें न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट मिलेगी, है ना? एकदम सही। लेकिन असली पेंच उम्र वाले हिस्से में है। हाँ, उम्र की पहेली। नियम कहता है कि परीक्षा वर्ष के 1 अगस्त को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू वो है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। पिछली परीक्षा और इसके बीच 10 साल का गैप है जी। इस वजह से उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में एक मुश्त यानी वन टाइम 9 साल की छूट दी जा रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये सिर्फ एक छूट नहीं है, ये राज्य सरकार की एक स्वीकारोक्ति है। मतलब अपनी गलती मान रहे हैं वो? एक तरह से हाँ, वो मान रहे हैं कि प्रशासनिक देरी हुई है और इसका नुकसान उन उम्मीदवारों को नहीं उठाना चाहिए जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। सही बात है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई अम्यूजमेंट पार्क की राइड के लिए कतार में खड़ा हो, लेकिन राइड 10 साल तक शुरू ही ना हो। अब इसमें कतार में खड़े लोगों की तो कोई गलती नहीं है ना कि उनकी उम्र बढ़ गई। बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रशासन उन्हें एक तरह का स्पेशल VIP पास दे रहा है। ये बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। ये न्याय और अवसर की समानता का एक बेहतरीन कदम है, वरना पूरी की पूरी पीढ़ी इस रेस से बाहर हो जाती। हाँ, और इसी उम्र वाले हिस्से में एक और नियम है पारा शिक्षकों के लिए। जो पैरा टीचर्स पहले से काम कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 58 वर्ष तक की छूट दी गई है। 58 साल। देखिए, ये जो पारा शिक्षक है, ये जमीनी स्तर पर स्कूलों को संभाल रहे हैं, तो इनके पास जो अनुभव है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, बिल्कुल, प्रशासन उनके उस संस्थागत ज्ञान को खोना नहीं चाहता, तो ये छूट उसी अनुभव को सम्मान देने के लिए है। समझ गया। चलिए अब उम्र की इस पहेली से आगे निकलते हैं। अब बात करते हैं उन उम्मीदवारों की जो या तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने 2024 में ही फॉर्म भर दिया था। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के बीच। बिल्कुल। स्रोत दस्तावेज साफ कहता है कि जिन उम्मीदवारों ने 2024 की विज्ञप्ति में फॉर्म भरा था, जो कि विज्ञप्ति संख्या 30/2024 थी, हाँ, उन्हें अब फिर से फॉर्म भरना होगा। हालांकि उन्हें कोई फीस नहीं देनी होगी। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है। पूछिए। अगर प्रशासन को 2024 वाले उम्मीदवारों से दोबारा फीस नहीं लेनी है, तो उनसे दोबारा फॉर्म भरवाकर उनकी मेहनत क्यों बढ़ाई जा रही है? मतलब क्या प्रशासन सीधे उनका पुराना डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकता था? आज के डिजिटल जमाने में तो ये बस एक क्लिक का काम है। देखिए, बाहर से देखने में ये बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन मैं आपको इसका कानूनी पहलू बताती हूँ। अच्छा। नया फॉर्म भरवाने का मकसद उम्मीदवारों को परेशान करना नहीं है। असल में 2024 और 26 के बीच नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं, खासकर भाषा 1 और भाषा 2 के चुनाव को लेकर। ओहो, मतलब जो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। बिल्कुल।
अब अगर प्रशासन खुद से उनका डेटा माइग्रेट कर दे और कल को कोई उम्मीदवार कह दे कि मैंने तो ये भाषा चुनी ही नहीं थी, तो क्या होगा? तब तो सीधा कोर्ट केस हो जाएगा, पूरी परीक्षा लटक जाएगी। एकदम सही पकड़े। इसलिए दोबारा फॉर्म भरवाना एक तरह का रीसेट बटन है, ताकि सब कुछ नए नियमों के हिसाब से और उम्मीदवार की अपनी सहमति से हो, भविष्य में कोई विवाद ना हो। अरे वाह, ये तो बहुत तार्किक बात है। और वो जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, उनका क्या नियम है? हाँ, जो ट्रेनिंग के अंतिम चरण में है वो भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। मतलब जिनकी बीएड या डीएलएड पूरी नहीं हुई है? हाँ, लेकिन शर्त यह है कि जेटीआईटी का रिजल्ट आने से पहले उन्हें अपनी ट्रेनिंग परीक्षा पास करने का प्रमाणिक अंक पत्र जमा करना होगा। तो ये तो एक तरह से उनको एडवांस में मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल, और इसके पीछे बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की सिविल अपील 5564/2019। ओहो, सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस? हाँ, और एनसीटीई का 2022 का पत्र भी है। ये नियम इसलिए है ताकि जो बच्चे आखिरी साल में हैं, उनका एक साल बर्बाद ना हो। बहुत खूब। तो कागजी कार्रवाई और फॉर्म के इन पेजों से बाहर निकलकर अब जरा सीधा रणभूमि का नक्शा देखते हैं। मतलब परीक्षा वाले दिन की बात करते हैं। जी, परीक्षा के आर्किटेक्चर की। स्रोत के अनुसार परीक्षा के 2 स्तर होंगे। लेवल 1 और लेवल 2। हाँ, लेवल 1 जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए है और इसकी कठिनाई मैट्रिक स्तर की होगी, और लेवल 2 कक्षा 6 से 8 के लिए है, जिसकी कठिनाई +2 स्तर की होगी। और दोनों ही परीक्षाओं की जो अवधि है वो 2 घंटा 30 मिनट तय की गई है। सही है। और इसमें समावेशी शिक्षा का भी ध्यान रखा गया है। जैसे जो दृष्टिबाधित उम्मीदवार हैं या जिन्हें सेरिब्रल पॉल्सी है, उनके लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय और स्क्राइब की सुविधा भी दी गई है, जो कि बहुत जरूरी कदम है। बिल्कुल। अब जरा पासिंग मार्क्स का गणित देख लें। सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 60% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 55% और एससी, एसटी, दिव्यांग और पीवीजीटी उम्मीदवारों के लिए 52%। हाँ, ये तो हो गए पासिंग मार्क्स, लेकिन सबसे बड़ा जो नियम है जिसपे सबकी नजर टिकती है, वो है नो नेगेटिव मार्किंग। एकदम सही। मतलब परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिन्हें हम एमसीक्यू कहते हैं। ओएमआर शीट पर नीले या काले पेन से गोले भरने होंगे, लेकिन गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं कटेगा। तो मेरा एक बहुत ही सीधा सा सवाल है यहाँ जी। चूंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उम्मीदवार आंख बंद करके हर सवाल पर तुक्का मार सकते हैं? क्या ये चीज परीक्षा को बहुत आसान नहीं बना देती? ये बहुत ही आम धारणा है, लेकिन ये एक भ्रम है। भ्रम है? कैसे? देखिए, तुक्का मारने से नंबर कटेंगे नहीं, ये तो सच है, लेकिन आप पासिंग प्रतिशत देखिए, सामान्य वर्ग के लिए 60%। हाँ, 60% लाना है। अब आप ही बताइए, क्या सिर्फ तुक्के के भरोसे कोई व्यक्ति 100 में से 60 सवालों के सही जवाब दे सकता है? सांख्यिकीय रूप से तो ये लगभग असंभव है। बिल्कुल। तुक्के से आप 20 या 25% तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उस 60% के पहाड़ को पार करने के लिए विषय का ठोस ज्ञान होना ही चाहिए। सही बात है। और एक बात और, ओएमआर शीट के जो नियम है वो बहुत ही सख्त है। अच्छा, क्या नियम है? अगर आपने एक गलत गोला भर दिया या व्हाइटनर लगा दिया या ब्लेड से खरोच दिया, तो सीधा आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। बाप रे, सीधा रद्द? हाँ, और इसमें पुनर्मूल्यांकन यानी री-इवैल्यूएशन का कोई प्रावधान भी नहीं है। मतलब परीक्षा हॉल में एक छोटी सी गलती और आपका 10 साल का इंतजार बेकार। उफ, तो मतलब सरकार ने नेगेटिव मार्किंग हटाकर भले ही डराया कम हो, लेकिन पासिंग क्राइटेरिया और ओएमआर के नियमों से हवा टाइट कर दी है। बिल्कुल। आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बहुत एकाग्र रहना होगा। चलिए, रणनीति तो समझ आ गई। अब इस पूरे अध्ययन के अंतिम और सबसे व्यवहारिक चरण पर आते हैं, लॉजिस्टिक्स, फीस और एक कड़वी सच्चाई। कड़वी सच्चाई, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म की तारीखें बता दूं। 21 अप्रैल 2026 से लेकर 21 मई 2026 तक। और वेबसाइट है jkijharkhand.gov.in। हाँ, अब फीस के ढांचे की बात करें तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए एक पेपर की फीस 1300 रुपए है और दोनों पेपर भरने हो तो 1500 रुपए। एससी, एसटी और दिव्यांगों के लिए ये 700 और 800 रुपए है। लेकिन सबसे कम फीस पीवीजीटी यानी कमजोर जनजातीय समूहों के लिए रखी गई है, 500 और 600 रुपए। देखिए, ये जो पीवीजीटी के लिए फीस कम की गई है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, इसका क्या महत्व है? ये राज्य की सामाजिक आर्थिक हकीकत को दिखाता है। ये वो समूह हैं जो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर हैं। अगर इनके लिए भी फीस 1300 होती
तो शायद कई योग्य उम्मीदवार फॉर्म ही नहीं भर पाते। ये तो बहुत गहरी बात कही आपने। प्रशासन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसे की कमी किसी के आड़े ना आए। बिल्कुल। और साथ ही प्रशासन ने सख्ती भी बरती है। अगर किसी ने गलत जानकारी दी या कदाचार किया तो अगली 2 परीक्षाओं तक का बैन लग सकता है। ओहो, 2 परीक्षाओं का बैन मतलब फिर से 10 साल का इंतजार। बिल्कुल। खैर, अब आते हैं इस नोटिफिकेशन के सबसे जरूरी नियम पर। नियम संख्या 9। ये नियम साफ साफ कहता है कि JTET पास करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नौकरी मिल गई। जी। ये सिर्फ एक पात्रता जांच है, मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट है। हाँ। अगर इसे एक उदाहरण से समझे तो ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया हो। इसका मतलब ये है कि आप सड़क पर गाड़ी चलाने के योग्य हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार आपको एक मुफ्त कार ला कर देगी। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। और ये भारत में शिक्षक भर्ती की वास्तविक तस्वीर पेश करती है। वो कैसे? देखिए, टेट या पात्रता परीक्षा सिर्फ पहला फिल्टर है। लाखों उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं। सरकार को बस ये चेक करना होता है कि क्या इन उम्मीदवारों के पास वो न्यूनतम बुनियादी ज्ञान है या नहीं। मतलब ये सिर्फ एक चेक पॉइंट है। हाँ, ये साबित करता है कि आप उस लंबी रेस में दौड़ने के लायक हैं। लेकिन असली नौकरी पाने के लिए तो आगे और भी प्रतियोगिताएं होंगी। तो मतलब 10 साल का इंतजार करने के बाद जब कोई ये परीक्षा पास करेगा और उसे पता चलेगा कि ये तो सिर्फ पहला कदम था। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत थका देने वाला हो सकता है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए ये कड़वी सच्चाई जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के इस पूरे डीप डाइव को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे 10 साल की उम्र सीमा के ऐतिहासिक छूट दी गई है। 2024 के फॉर्म का फ्री रिन्यूअल कैसे उम्मीदवारों को कानूनी पचड़ों से बचा रहा है। और 2 स्तरों की परीक्षा बिना नेगेटिव मार्किंग के भी कैसे एक बड़ी चुनौती है। एकदम। और 21 अप्रैल से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जी। पर जाते जाते मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर सभी को सोचना चाहिए। जरूर बताइए। जब कोई पात्र परीक्षा लगभग 1 दशक मतलब 2016 से 2026 के अंतराल के बाद आयोजित होती है तो एक सवाल उठता है। कैसा सवाल? क्या ये परीक्षा केवल उम्मीदवारों के शिक्षण कौशल का मूल्यांकन कर रही है या फिर ये भारत के युवाओं के धैर्य, उनके उस मानसिक लचीलेपन या रेजिलियंस और शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करने की उनकी उस अटूट जिद का भी इम्तिहान है। अरे वाह, ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है। 10 साल का इंतजार और फिर भी वो जिद कायम है। बिल्कुल। मुझे लगता है जो भी सुनने वाले इस परीक्षा की तैयारी करें वो खुद को इस विचार से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से JTET 2026 के इस जटिल दस्तावेज को समझने में काफी मदद मिली होगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने और इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।